आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती मीरा गुप्ता। आज मैं आप लोगों से एमए फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर आर्थिक विकास एवं नियोजन के अंतर्गत पूंजी निर्माण के ऊपर चर्चा करूंगी। आज मैं आप लोगों से आर्थिक नियोजन के भाग 3 के अंतर्गत पूंजी निर्माण प्रक्रिया में पूंजी निर्माण का परिचय, अर्थ, परिभाषा, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में बचत की भूमिका, पूंजी निर्माण की निम्न दर के कारण पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम के साथ साथ आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व पर चर्चा करूंगी। आइए हम देखते हैं। पूंजी निर्माण का सामान्य परिचय। पूंजी निर्माण या संचय सभी प्रकार के अर्थशास्त्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, चाहे वे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो या ब्रिटिश या चीनी प्रकार के। पूंजी निर्माण के बिना विकास संभव नहीं है। पूंजी निर्माण आगे के उत्पादन के सभी उत्पादित साधनों जैसे सड़क है, रेलवे, पुल, नहरों, बांधों, कारखानों, बीजों, उर्वरकों आदि को प्रदर्शित करता है। पूंजी निर्माण का मतलब है किसी देश में वास्तविक पूंजी का भंडार बढ़ाना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पूंजी निर्माण में मशीन, उपकरण, कारखाने, परिवहन उपकरण, सामग्री, बिजली आदि जैसे और अधिक पूंजी का सामान बनाना शामिल होता है, जो सभी वस्तुओं के भविष्य के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन करने के लिए बचत और निवेश आवश्यक होता है। बिना बचत और निवेश के पूंजी निर्माण संभव नहीं होता। पूंजी निर्माण के संबंध में नर्कशे ने कहा है कि पूंजी निर्माण का अर्थ यह है कि समाज अपनी वर्तमान उत्पादक गतिविधि के लिए तत्काल उपभोग की जरूरतों और इच्छाओं को लागू नहीं करता, लेकिन इसका एक हिस्सा पूंजीगत वस्तुओं और औजारों और उपकरणों को बनाने के लिए निर्देशित करता है। और परिवहन सुविधाएं, संयंत्र और उपकरण वास्तविक पूंजी के सभी विभिन्न रूप जो उत्पादक प्रयास की प्रभावकारिता को बहुत बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सार पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का एक हिस्सा है, ताकि भविष्य में उपभोग उत्पादन का विस्तार संभव हो सके। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूंजी निर्माण के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। पूंजी वह वस्तुएं हैं जो आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त होती हैं तथा जिनका प्रयोग भविष्य में वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। मार्शल ने पूंजी निर्माण के संबंध में कहा है कि बचत, प्रतीक्षा या संयम का परिणाम ही पूंजी निर्माण कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी खपत को भविष्य में स्थगित कर देता है तो वह अपनी संपत्ति को बचाता है, जिसका उपभोग वह आगे के उत्पादन के लिए करता है। यदि सभी लोग इस तरह से बचत करते हैं तो कुल बचत में वृद्धि होती है, जिसका उपयोग मशीनों, औजारों, पौधों, सड़कों जैसी वास्तविक पूंजी पर संपत्तियों में निवेश के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे नहरें, सड़कें, उर्वरक, बीज इत्यादि। पूंजी निर्माण का अर्थ एवं परिभाषा समझने के बाद हमने देखा कि पूंजी निर्माण के लिए बचत व विनियोग बहुत आवश्यक है। बचत के बिना पूंजी निर्माण संभव नहीं होता। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में बचतों की भूमिका। विकास की प्रक्रिया में बचतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक बचतों में वृद्धि नहीं होगी, आर्थिक वृद्धि संभव नहीं है। लेविस ने इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि आर्थिक विकास विश्लेषण में केंद्रीय समस्या उस प्रक्रिया को समझने की है जिसके द्वारा अपनी राष्ट्रीय आय का 4 या 5% बचत व विनियोग करने वाला समुदाय अपने आप को राष्ट्रीय आय के 12% या 15% या इससे अधिक ऐच्छिक बचत करने वाले समाज में परिवर्तित करता है। लेविस ने पूंजीवादी देशों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि उस देश में पूंजीवादी क्षेत्र की बढ़ती हुई बचत से संबंधित है, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है तथा रोजगार का स्तर बढ़ता है। व्यवहारिक रूप से बचत उन लोगों द्वारा की जाती है जो लाभ या लगान प्राप्त करते हैं। अल्पविकसित देशों के संदर्भ में लेविस के विचार इस प्रकार है कि अर्धविकसित देशों में लगान प्राप्त करने वाले व्यक्ति बहुत अधिक अनुत्पादक उपभोग करते हैं, अतः इनकी वस्तुओं का योगदान बहुत कम होता है। इसी प्रकार व्यापारी हैं, साहूकार हैं,
भूमिपति, सैनिक व राज परिवार के व्यक्ति बचत व विनियोग के बारे में विचार नहीं करते। अतः अल्पविकसित देशों के विकास के लिए आवश्यक है कि ऐसा पूंजीपति वर्ग पैदा हो जो पूंजी का उत्पादक क्षेत्रों में विनियोग करने में अपना समर्थन देता हो। इन देशों में श्रमिकों की बचत करने की क्षमता अल्प होती है तथा मध्य वर्ग भी अधिक बचत कर पाने में समर्थ नहीं होता। सामान्यतः मजदूरी प्राप्तकर्ता एवं वेतनभोगी राष्ट्रीय आय का मुश्किल से 3% भाग बचत कर पाते हैं। बचत राष्ट्रीय आय में वृद्धि के फलस्वरूप ही बढ़ती है। सामान्यतः यदि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो बचतकर्ताओं की आय में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बचत ही विनियोग संभव होता है और विनियोग से पूंजी निर्माण। इस प्रकार हम पूंजी निर्माण में बचतों की भूमिका को देखा। इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में बचतों को किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है उसको हम देखते हैं कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में पहला बचतों का चरण है बचतों की रचना, दूसरा है बचतों की गतिशीलता, बचतों का निवेश। हम बचतों की रचना के अंतर्गत देखते हैं कि वास्तविक बचतों की मात्रा में वृद्धि आवश्यक है ताकि साधनों का उपयोग उत्पादन और उपभोग के लिए किया जा सके और शेष को अन्य कार्यों के लिए छोड़ा जा सके। इसलिए पूंजी निर्माण के लिए कुछ वर्तमान उपभोग का बलिदान करना पड़ेगा ताकि समीप भविष्य में उपभोक्ता वस्तुओं के भाव का बड़ा भाग प्राप्त किया जा सके। अगला इसमें है बचतों की गतिशीलता। कैसे बचतों को गतिशील किया जाता है? बचतों की अगली प्रक्रिया में निवेश योग्य कोष में स्थानांतरित करके गतिशील बनाया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं अस्तित्व अति आवश्यक है। बैंक सुविधाएं बचतों की गतिशीलता की दर को बढ़ाने में पर्याप्त सहायता करती हैं। आगे एक कड़ी में हम देखते हैं कि बचतों का निवेश। बचतों का निवेश कहाँ कहाँ किया जाए? जो बचत की गई है लोगों के द्वारा उसका निवेश कैसे करना है? तो बचतों का पूंजी वस्तुओं में निवेश करना चाहिए। इसके लिए दक्ष, गतिशील, उत्साही और प्रशिक्षित उद्यमियों की आवश्यकता होती है। एक योग्य एवं दक्ष उद्यमी सदैव पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए निवेश करने को तैयार रहता है। इस प्रकार हमने देखा कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के लिए बचतों को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देश में बचतें बहुत कम होती हैं, जिससे पूंजी निर्माण की प्रक्रिया धीमी होती है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया धीमी किन किन कारणों से होती है इसको हम आगे देखते हैं कि पूंजी निर्माण की निम्न दर के कौन कौन से कारण हैं। पूंजी निर्माण की निम्न दर के कारण। पूंजी निर्माण की निम्न दर विभिन्न कारणों की परस्पर क्रिया का परिणाम है, जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण जो अल्पविकसित देशों में सदियों से चले आ रहे हैं। ये सब कारण पूंजी निर्माण की दर को निम्न करते हैं। पूंजी निर्माण की निम्न दर के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। अल्पविकसित देशों में पूंजी के अभाव का मुख्य कारण है वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, जो बचतों और निवेश के लक्ष्यों को सीमित करता है। वांछित निवेश के अभाव के कारण पूंजी निर्माण में वृद्धि नहीं होती। अतः निम्न उत्पादन के कारण राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है और इस कारण पूंजी निर्माण भी कम होता है। इन देशों में पूंजी निर्माण का स्तर नीचा होता है। यह स्थिति बनी रहती है और निर्धन देश निर्धन ही बने रहते हैं। पूंजी निर्माण का निम्न स्तर इन देशों में एक कुचक्र में आंशिक संबंध है। निर्धनता के कुचक्र को तोड़े बिना पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया नहीं जा सकता। अगला है पूंजी की मांग का अभाव। अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण की निम्न दर होने का एक मुख्य कारण पूंजी की मांग का अभाव होता है, क्योंकि इन देशों में योग्य एवं कुशल उद्यमियों की कमी होने के कारण ये जोखिम उठाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। इस कारण से पूंजी की मांग कम होती है। पूंजी की पूर्ति का भाव। पूंजी की मांग की तरह पूंजी की पूर्ति का भाव भी निम्न पूंजी निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अल्पविकसित देशों में
पूंजी की आवश्यक पूर्ति के अभाव के कारण पूंजी निर्माण की प्रक्रिया प्रोत्साहित नहीं होती, फलतः पूंजी निर्माण का स्तर नीचा ही रहता है। अगला पॉइंट है बाजार का छोटा आकार। अविकसित व विकासशील देशों में घरेलू बाजार का आकार छोटा होने के कारण निवेश प्रोत्साहित नहीं होता, इसलिए यह आर्थिक विकास के कार्य को विस्तृत नहीं करता और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा बाजार में पहुंच नहीं पाती। अगला पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक उपरिव्ययों का अभाव। मौलिक संरचनाओं जैसे सड़कें हैं, भवन, संचार, शिक्षा, जल, स्वास्थ्य आदि का अविकसित देशों में अभाव होता है, जिससे पूंजी निर्माण के असंगत वातावरण की रचना होती है और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। अगला है निपुण उपक्रम की कमी। अविकसित देशों में योग्य और कुशल उद्यमी उपलब्ध नहीं होते। जोखिम उठाने वाले उद्यमियों के अभाव के कारण उद्योगों की स्थापना और विस्तार बहुत सीमित होता है और औद्योगिक विविधीकरण नहीं होता और अर्थव्यवस्था का संतुलन संभव नहीं है। इससे निर्धन देशों में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को धक्का लगता है और पूंजी निर्माण का स्तर नीचा हो जाता है। अगला पॉइंट है शिल्प विज्ञान का पिछड़ापन। अविकसित या विकासशील देशों में तकनीकी ज्ञान की समस्या बनी रहती है। उत्पादन पुरानी एवं कम उत्पादक तकनीकों के अनुसार किया जाता है। फलस्वरूप इन देशों की उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय और उत्पादन नीचा बना रहता है, जिस कारण पूंजी निर्माण की दर कम हो जाती है। अगला पॉइंट है प्रभावी राजकोषीय नीति का अभाव। प्रभावी राजकोषीय नीति अथवा वित्तीय नीति का अभाव अविकसित देशों और विकासशील देशों में कुछ सीमा तक पूंजी निर्माण को प्रतिबंधित कर देता है। करारोपण का बोझ अत्यधिक होने से लोग कम आय के कारण सहन करने की शक्ति नहीं रखते। इसके अलावा स्फीतिकारी वातावरण उत्पन्न हो जाता है और कीमतें बहुत ऊंची हो जाती हैं। पूंजीगत वस्तुओं और उपभोग वस्तुओं की लागत की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसके द्वारा आंतरिक बाजार में निर्यात वस्तुएं बाहरी बाजारों में उत्तम और सस्ती प्रतियोगी वस्तुओं की तुलना में टिक नहीं पाती, जिससे व्यापार और भुगतानों के संतुलन की अहितकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः यदि प्रभावी राजकोषीय नीति नहीं अपनाई जाती, तब आर्थिक शक्ति इस प्रकार से ही कार्य करती है, जिस कारण से समग्र विकास योजनाएं क्षीण पड़ जाती हैं। इस प्रकार इन देशों में आर्थिक विकास और पूंजी निर्माण का स्तर बहुत नीचा हो जाता है। अगला पॉइंट है जनसांख्यिकीय कारण। अविकसित देशों में जनसंख्या का वृद्धि दर बहुत ऊंचा होता है, जो पूंजी निर्माण के दर को नीचे रखता है, क्योंकि लोगों की आय का अधिक भाग अतिरिक्त जनसंख्या के पालन पोषण पर व्यय हो जाता है। अतः बचत की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण का विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार से हमने पूंजी निर्माण की निम्न दर के कारणों को देखा। आगे हम देखते हैं कि पूंजी निर्माण की इस निम्न दर को किस तरह से बढ़ाया जाए, जिससे हमारे देश का विकास संभव हो सके। पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। किसी अविकसित या विकासशील देश की मुख्य समस्या पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने की होती है। यह समस्या दोमुखी है। पहला, निम्न आय वर्ग में सामान्य व्यक्ति की बचत की प्रवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाए, और दूसरा, वर्तमान बचतों को पूंजी निर्माण के लिए कैसे प्रयुक्त किया जाए। इसके लिए पूंजी निर्माण की दर को घरेलू बचतों और बाहरी साधनों से बढ़ाया जा सकता है। पहले हम देखते हैं घरेलू बचतें। किसी समाज के अतिरिक्त उत्पादन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं से अधिक होता है। अतिरिक्त का आकार जितना बड़ा होगा, पूंजी निर्माण के उच्च स्तर की प्राप्ति की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। वास्तव में घरेलू बचतें निवेश का सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं, जो निर्धनता और अल्प विकास का कुचक्र तोड़ने में सहायता करती हैं।
घरेलू बचतों के अंतर्गत पहला हम देखते हैं बचतों के लिए प्रेरणा। बचत के लिए प्रेरणाएं बचतों के संवर्धन की तीव्र समस्या के समाधान में अपना योगदान देती हैं। प्रचार और सामाजिक शिक्षा द्वारा प्रयत्न किए जाने चाहिए। सामान्यतः जन समूहों को अपने और अपने परिवार के हित में बचत करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के से बचत करने की आदत डालने के लिए प्रेरित करना और शिक्षित किया जाना चाहिए। घर बनाने के लिए, वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए, बीमारी और किसी अन्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बचत करना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार बचत प्रमाण पत्र और बॉन्ड जारी करना बचतों की गतिशीलता में सहायक होते हैं। इस प्रकार से प्रोत्साहनों से लोग बचत करना सीख जाते हैं। घरेलू बचतों में दूसरा है वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। निर्धन और विकासशील देशों में लोग अपनी बचाई हुई वर्तमान आय को जमा करके आभूषणों, सोने और संपत्ति आदि में निवेश करते हैं। इसलिए ऐसे देशों में सुव्यवस्थित वित्तीय संस्थाओं का होना आवश्यक है, जहां देशवासी अपने बचाए हुए धन को पूर्ण विश्वास सहित जमा कर सकें। इस संबंध में सुविकसित पूंजी और मुद्रा बाजार प्रेरणा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त धन एकत्रित करने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, ताकि सामान्य व्यक्ति भी धन जमा करवाने और ऋण लेने में किसी कठिनाई का अनुभव न करे। इसके लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाए, जैसे बीमा, अनिवार्य भविष्य निधि एवं पेंशन योजना और नए बैंकों की स्थापना, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, और सहकारी समितियां इत्यादि। घरेलू बचतों में तीसरा हम देखते हैं आय असमानताओं को घटाना। इस विधि को बचत और निवेश के उच्च दर की प्राप्ति का उपाय भी माना जाता है। विकासशील देशों में लोगों की सीमांत बचत प्रवृत्ति बहुत कम होती है। उच्च आय वर्ग के लोग विलासितापूर्ण वस्तुओं के प्रयोग में धन व्यय करते हैं, अतः उनकी बचतें कम हो जाती हैं। इसलिए इन देशों में संपदा का समान वितरण होना चाहिए, ताकि निम्न आय वर्ग के लोगों को अधिक धन प्राप्त हो, जिससे घरेलू बचतों के आकार में वृद्धि हो। घरेलू बचतों में अगला पॉइंट हम देखते हैं राजकोषीय उपाय। निर्धन एवं विकासशील देशों में स्वैच्छिक बचतें पूंजी निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार राजकोषीय नीति द्वारा साधनों को गतिशील बना सकती है। यह उपाय बजटीय अतिरेक, करारोपण, सरकारी व्यय में कमी, निर्यात क्षेत्र का विकास, ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था आदि के रूप में होते हैं। अगला हम देखते हैं उपभोग में कमी। उपभोग को प्रतिबंधित करके बचतों को बढ़ाया जाना चाहिए। अल्पविकसित और विकासशील देशों में सामान्यतः लोगों का उपभोग स्तर निर्वाह स्तर से बहुत नीचा होता है। इसलिए समृद्ध लोगों के सुप्रकट उपभोग को कम करके बचतों की दर को बढ़ाया जा सकता है, ताकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि को पूंजी निर्माण में लगाकर ऐसा किया जा सकता है। अगला हम देखते हैं प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग। अल्पविकसित और विकासशील देशों में प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग किया जाना चाहिए। वहां मानवीय तथा प्राकृतिक साधनों का बहुत भंडार होता है, जिनका उचित उपभोग नहीं हो पाता। तकनीकी ज्ञान, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं के उचित विकास द्वारा श्रम की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इससे बचतों और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी, जिससे श्रम की दक्षता तथा व्यापार के नए अवसरों में वृद्धि संभव है। अगला है जमा साधनों का उपयोग। अल्पविकसित और विकासशील देशों में लोग अपनी अतिरिक्त बचाई हुई आय को आभूषण एकत्रित करने, कीमती स्वर्ण आभूषणों और उत्पादक धार्मिक संस्थाओं में निवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त वह स्वर्ण और आभूषणों को खोना नहीं चाहते। स्वेच्छा से स्वर्ण बांडों और प्रमाण पत्रों में निवेश में रुचि नहीं रखते। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कानून बनाकर स्वर्ण आभूषण आदि की मात्रा निश्चित करे और स्वर्ण में निजी व्यापार को नियमित करना चाहिए तथा देश में स्वर्ण के अवैध आवागमन को रोका जाना चाहिए।
पॉइंट है अदृश्य बेरोजगारी का उपयोग। विश्व के अधिक जनसंख्या वाले देशों में अदृश्य बेरोजगारी में बचत संभावना विद्यमान होती हैं। यदि इन संभावनाओं का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जाता है तो यह पूंजी निर्माण की मुख्य स्रोत बन सकती है तथा आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है। आगे हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट बाहरी साधन, कि बाहरी साधनों के द्वारा कैसे पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जा सकता है। पूंजी निर्माण के लिए घरेलू साधन प्राय दुर्लभ हो जाते हैं, तब उनकी सहायता के लिए बाहरी साधनों की हमें जरूरत पड़ती है। हम बाहरी साधनों के सहयोग से पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इस बाहरी साधनों के अंतर्गत पहला पॉइंट हम देखेंगे निजी विदेशी निवेश। अर्धविकसित और विकासशील देश विदेशी निवेश का लाभ उठाते हैं। निजी विदेशी निवेश निजी व्यापारिक संस्थाओं और व्यक्तियों से प्रोत्साहित होते हैं। विदेशी निवेशकर्ता आधुनिक तकनीकों और दक्ष प्रबंधन की सहायता से अधिक लाभ अर्जित करने की इच्छा से निवेश करते हैं। बाहरी साधनों का दूसरा पॉइंट है विदेशी सरकारों से ऋण, अनुदान और सहायता। विदेशी सरकारों से भारी यंत्रों, उपकरणों आदि द्वारा प्राप्त अन्य पूंजीगत वस्तुओं से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इच्छावान देशों को ऋण, अनुदान आदि भी दिए जाते हैं। इसलिए इन ऋणों के उत्पादक प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और निर्यातों के प्रोत्साहन और आयातों पर प्रतिबंधों की नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट हम देखेंगे आयातों पर प्रतिबंध। पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने वाला एक अन्य बाहरी उपाय है आयातों पर प्रतिबंध लगाना। सभी विलासितापूर्ण आयातों पर प्रतिबंध लगाने जाने चाहिए। आयात की गई उपभोक्ता वस्तुओं पर बचाई गई घरेलू आय को घर में विलासितापूर्ण अथवा अर्ध विलासितापूर्ण वस्तुओं पर निवेश नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यह बचाई हुई राशि उत्पादक कार्यों में, सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय की जानी चाहिए, जिससे पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र बनाया जा सके। अगला पॉइंट है व्यापार की शर्तें। अल्पविकसित और विकासशील देशों में पूंजी निर्माण के लिए साधन प्राप्त करने का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत व्यापार के अनुकूल शर्तों का होना है। इसका तात्पर्य है यदि ऐसे देशों में व्यापार की शर्तों को अनुकूल बनाया जाता है तो वे पूंजीगत वस्तुओं की बड़ी मात्रा में आयात करने की स्थिति में होती हैं। इस तरह से पूंजी निर्माण का मुख्य लाभ यह है कि ना तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऋण का बोझ को बढ़ाती हैं और ना ही घरेलू ऋणों और अनुदानों के लिए संघर्ष करती हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था अस्थिरता से बच जाती है। इस प्रकार पूंजी निर्माण की निम्न दर के कारण एवं निम्न दर को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए उनको हमने समझा। आगे हम आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण का क्या महत्व है, पूंजी निर्माण के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें पूंजी निर्माण एवं उत्पादकता की वृद्धि। पूंजी निर्माण के द्वारा उत्पादकता क्षमता बढ़ती है। यह वृद्धि वर्तमान आय के उस अनुपात पर निर्भर करती है जिसे बचत व विनियोग के रूप में बदला जा रहा है। एक देश में जितना अधिक पूंजी का संचय होगा उसकी विनियोग क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अगला पॉइंट है पूंजी निर्माण एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि। कम विकसित या विकासशील देशों में जहां जनसंख्या अधिक हो वहां प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि पूंजी श्रम अनुपात की वृद्धि से संभव होती है। यदि यह देश पूंजी श्रम अनुपात को बढ़ाना चाहे तो मुख्य समस्या यह आती है कि जन वृद्धि के साथ साथ पूंजी श्रम अनुपात गिरता है। इससे सीमित करने के लिए काफी अधिक मात्रा में शुद्ध विनियोग करने पड़ेंगे। अतः पूंजी निर्माण द्वारा उत्पादन के साथ रोजगार वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। अगला पॉइंट है पूंजी निर्माण एवं तकनीकी प्रगति। अर्धविकसित या विकासशील देशों में तकनीकी प्रगति की प्रस्तावना पूंजीगत साधनों की वृद्धि के द्वारा लाई गई है। इन देशों में पूंजी का अभाव मुख्य समस्या है, अतः पूंजीगत तकनीकी को प्रारंभ में अपनाया जाना व्यवहारिक नहीं होता। अगला पॉइंट है मानवीय पूंजी का निर्माण।
मानवीय पूंजी से तात्पर्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण की सेवाओं में किया गया विनियोग। इसको हम मानवीय पूंजी कहते हैं। इसमें किए गए विनियोग से श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। वास्तव में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील करने में गुणात्मक घटकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हमें मानवीय पूंजी के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। अगला है इसमें पॉइंट, आर्थिक कल्याण में वृद्धि। पूंजी निर्माण के द्वारा देश के प्राकृतिक व मानव संसाधनों का अधिक दोहन संभव होता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है। जनता वस्तुओं व सेवाओं की बढ़ती हुई मांग व विविध किस्मों का उपयोग कर सकती है। उनकी विविध आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। उपभोग क्षमता में होने वाली वृद्धि से व्यक्तियों का जीवन स्तर बढ़ता है और आर्थिक कल्याण में वृद्धि संभव होती है। अगला पॉइंट है इसमें मुद्रा प्रसारित दबावों को सीमित करना। पूंजी निर्माण द्वारा उत्पादन में वृद्धि संभव होती है, जिससे आय बढ़ती है। आय की वृद्धि वस्तुओं की मांग को बढ़ाती है। अल्पकाल में पूर्ति के अनुकूल मांग बढ़ाना संभव नहीं होता, लेकिन विनियोगों के समुचित प्रभाव द्वारा कुछ समय के बाद पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। अल्पविकसित या विकासशील देशों में ऐसी परियोजनाओं पर विनियोग किया जाना चाहिए जो अल्पावधि में उत्पादन करने में समर्थ हों तथा अधिक जनशक्ति को रोजगार प्रदान कर सके। इससे मुद्रा प्रसारित दबाव उत्पन्न नहीं होते व अर्थव्यवस्था में आंतरिक स्थायित्व बना रहता है। अगला पॉइंट है भुगतान संतुलन के समायोजन का निवारण। कम विकसित या विकासशील देश प्रायः भुगतान संतुलन के असाम्य से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण निर्यातों के सापेक्ष आयात का अधिक होना है। भुगतान संतुलन समायोजन हेतु निर्यातों में वृद्धि आवश्यक है, जिससे घरेलू उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। दूसरी ओर आयात प्रतिस्थापन उद्योगों की स्थापना के द्वारा निर्मित व अर्धनिर्मित वस्तुओं के आयात में कमी की जानी संभव होती है। पूंजी गहन व पूंजी विस्तार तकनीकी के प्रयोग द्वारा उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि संभव होती है। संक्षेप में पूंजी निर्माण विकास की प्रक्रिया में दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है। पहला, अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाता है। दूसरा, उत्पादन क्षमता को सृजन करता है। जैसे हमने पूंजी निर्माण के अंतर्गत बचत एवं निवेश की भूमिका के साथ साथ निम्न दर के कारण और इस निम्न दर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर चर्चा की। आगे हमने देखा कि पूंजी आर्थिक वृद्धि की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि करती है, परंतु यह विकास का एकमात्र निर्धारक नहीं है कि पूंजी से ही अकेला विकास हो। रैगनर नकरसे ने इसमें कहा है कि आर्थिक विकास का मानवीय संसाधनों, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दशाओं व ऐतिहासिक घटनाओं के साथ गहरा संबंध होता है। विकास के लिए पूंजी आवश्यक है, परंतु एकमात्र शर्त नहीं है। विकासशील देशों के संदर्भ में यह बात और अधिक सार्थक हो जाती है, क्योंकि वहां उत्पादन के साधनों की कमी, विद्यमान साधनों का समुचित उपयोग कर पाने की असमर्थता, बाजार की अपूर्णता व श्रम एवं उत्पादन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण जैसे घटक प्रभावी रहते हैं। ऐसे में एकमात्र पूंजी के द्वारा विकास की गति को बढ़ाया जाना संभव नहीं है। फिर भी हमें लोगों के बचत करने की प्रेरणा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूंजी हमारे विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थैंक यू।